मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। मेरे भाई सुपर सेट 2 में आप सभी का स्वागत है, जहां मैं बात कर रहा हूं 18 सितंबर 2025 की जो हार्डेस्ट सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट है उस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहले 7 जो सुपर सेट हैं वो है मेरे बच्चे एसएससी सीजीएल के। उसके बाद फिर हम लाएंगे एनटीपीसी के 7 सुपर सेट। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। यहां मैं क्या कर रहा हूं, जैसे सीजीएल में 40 शिफ्ट हुई थी, तो उन 40 शिफ्ट में वो 7 शिफ्ट चूज कर रहा हूं जिनमें सबसे मुश्किल सवाल पूछे गए या जो बाकियों के मुकाबले अच्छे थे। तो आइए इसी पर आपका स्वागत है। पहला सवाल लेते हैं मेरे भाई। पहला सवाल ऐसे लिखा है, मैंने इसको सीधा करके लिख दिया और आपको इसका आंसर बताना है। देखिए यार, ये सवाल हर शिफ्ट में पूछा गया। ऐसे सवालों में एक ही तरीका, दूसरा कोई तरीका नहीं लेना। क्या आप ये देखा करो कि यहां क्या है, 05। अब इस 05 को किससे गुना करें कि नीचे 25 आ जाए, मतलब 25 बन जाए। तो आप कहेंगे सर इसे 5 से गुना करो, तो पांचों पांचों 25, ये 0.25 बन जाएगा। तो बस यहीं से आप ये बात समझ जाया करो कि भाई हमें कुछ नहीं करना, इसे 5 की पावर 3 से पूरे को गुना कर दो, यहां पे भी और यहां पे भी 5 की पावर 3 से गुना कर दो, यानी मैं इसे ब्रैकेट में डाल देता हूं, 5 की पावर 3 से गुना कर दो। तो 5 की पावर 3 से इसे गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 5 पांचों 25, यानी 0.25 का क्यूब, और इसे करूंगा तो 0.025 का क्यूब, तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मैथ है, मैथ में अगर आपने ऊपर गुना किया है तो नीचे भी आपको गुना करना पड़ेगा, मतलब ऊपर मतलब गुना किया तो वही चीज भाग देनी होगी। तो ये इससे गुना होकर नीचे वाले को कैंसिल कर देगी और आंसर आ जाएगा 1/5 यानी 1/125। या नीचे से कॉमन ले लीजिए, वही बात जैसे सवाल में आई। अगर इस सवाल में आप ध्यान दें तो यहां है 25 और यहां है 5, तो 0.5 को किससे गुना करूं कि 0.25 आ जाए। तो आप कहेंगे देखो सर, अगर 5 से कर देंगे ना तो पांचों पांचों हो जाएगा 25, और एक ही अंक पे दशमलव, तो आंसर आ जाएगा 2.5। गड़बड़ हो जाएगी। मुझे चाहिए दो अंकों पे दशमलव, तो यहां एक पे है तो मुझे 0.5 से गुना करना पड़ेगा, 0.5 से गुना करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, नीचे है ना 0.5 की पावर 3 से गुना कर दो। नीचे किससे गुना कर दो, 0.5 की पावर 3 से। अगर नीचे गुना किया है ना तो मेरे दोस्त ऊपर भी आपको गुना करना पड़ेगा 0.5 की पावर 3 से। अब जैसे ही 5 को 5 से करोगे तो ये बन जाएगा, इस 5 को 1 से करोगे तो ये बन जाएगा, तो ये पूरी कहानी इससे कट जाएगी और आंसर आएगा 0.5 की पावर 3, मतलब 125 आया, और 3 अंकों पे दशमलव है, तो 1 2 3, तो 0.125, यानी ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। आइए देखिए यार, ये मुझे लगता है कि हर किसी को आता होगा, ट्रिपलेट का क्वेश्चन है, बेसिक ट्रिपलेट है, आना भी चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने कुछ ट्रिपलेट लिखवाए भी हैं, जैसे कुछ ये ट्रिपलेट है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, ये बेसिक ट्रिपलेट है जो हर सवाल में पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ एक ट्रिपलेट ये भी है मेरे दोस्त, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab और ए स्क्र माइनस बी स्क्र, और यहीं बी की वैल्यू 1 रख दे तो सेम ही ट्रिपलेट यहां बन जाता है। तो ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। अब आइए, तो बेसिकली ये ट्रिपलेट हुआ 1 प्लस एक्स स्क्र है हाइपोटनियस, ठीक है जी, साइन है तो ये हुआ परपेंडिकुलर, तो जो बेस आएगा वो 1 माइनस एक्स स्क्र। अब कोस पूछा है तो कोस होगा बेस अपॉन हाइपोटनियस, यानी 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र, यानी ऑप्शन बी। आप चाहें तो एक्स की कोई वैल्यू भी रख सकते हैं। आइए भाई देखिए यार, अगर इस बात पे गौर फरमाए तो कोई अर्थ ही नहीं दे रही होगी, क्योंकि टेन और कोट तो ऑलरेडी एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर टेन और कोट दोनों ही उल्टे होते हैं तो हम ये बात कह सकते हैं कि भाई टेन और कोट अगर दोनों ही उल्टे हैं तो ये तो वन ही बनाएंगे, तो इसमें तो कोई बड़ी चीज है ही नहीं। तो नीचे वाली चीज को देखना क्या कर सकते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं आपको कि टेन ए को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लीजिए। अगर मैं टेन ए को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेता हूं तो हमें पता है कोट इसका उल्टा हुआ, यानी एक्स प्लस 1/x, और ये वैल्यू 4 है। अब मैं इस बात को भी जानता हूं कि सीकेंड को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्र, तो टेन स्क्र यहां है, टेन स्क्र यहां है, या तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 टेन स्क्र। आपने कहा ठीक है यार, अब मुझे 10 की वैल्यू निकाल लेनी, तो x प्लस 1/x 4 है तो x माइनस 1/x निकल जाएगा जी, हाँ निकल जाएगा। 4 का और 16 में 4 गया 12, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3 यानी 2√3। अब जब जोड़ोगे तो x और x 2x आएगा, और यहां जोड़ोगे तो 4 जमा 2√3, क्योंकि तो कट जाएगा। x की वैल्यू जो आई वो 2 जमा √3 आई, और x को ही हमने 10 माना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 10 स्क्वायर बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका वर्ग कर दो, तो 2 का वर्ग 4, √3 का 3, 4 और 3 7, जमा 4√3, 7 जमा 4√3। अब मुझे क्या चाहिए, 1 प्लस 2 10 स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इतना है, 2 से गुना करेंगे तो 2 से यहां पे भी गुना करोगे, 2 से यहां पे भी गुना करोगे, और 1 और ऐड करना है। तो देखो 7 दूनी 14 और 1 15, 15 जमा 8√3, यानी ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर।
या आप यूं समझिए टी स्क्वायर की जो वैल्यू है 7+4√3 वो यहां रखनी, और कुछ नहीं करना। ये मेरे भाई रिजल्ट है, x प्लस 1/x ए है तो x माइनस 1/x की वैल्यू ये माइनस है तो प्लस वाले में 4 जोड़ते हैं। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है एबीसी और तीनों मध्यिकाएं जी पर प्रतिच्छेदित करती हैं। पूरी ट्रायंगल के एरिया 60 है तो जीबीसी का एरिया ज्ञात करिए। तो जीबीसी यानी ये वाला एरिया ज्ञात करिए। देखिए नियम होता है पूरी ट्रायंगल के एरिया को में अगर सेंट्रोइड से तीनों वर्टेक्स को मिलाते हैं तो 3 इक्वल एरिया में बांटता है। तो 60 को 3 बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो आंसर आएगा 20। अब कैसे? केंद्रक त्रिभुज की मध्यिकाओं से मिलकर बना होता है। अब देखिए भाई सारे रिजल्ट समझाता हूं। देखिए अगर तीनों मीडियन आप खींच देंगे ना, तीनों मीडियन मेरे बच्चे अगर आप खींच लेंगे तो ये 6 इक्वल एरिया में बढ़ जाता है, 6 बराबर चित्रफलों में बढ़ जाता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से तीनों मिड पॉइंट अगर तीनों साइड के मिड पॉइंट मिला देंगे तो 4 इक्वल एरिया में बढ़ जाता है। ठीक है जी, 4 इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाती है और 5 सिमिलर ट्रायंगल हो जाती है। अगला पॉइंट, ये वाला जो मिड पॉइंट से ये वाला जो एरिया रहता है, ये सैडेड पोर्शन का जो एरिया होता है, ये हमेशा ही पूरी ट्रायंगल के एरिया का 1/12 होता है। पूरी त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/12 होता है। एक चीज और भी ध्यान रखना, अगर ये वाला एरिया 1 है तो ये वाला एरिया 3 होगा। मतलब ये वाला एरिया 3 होगा और अगर ये वाला एरिया 1 है। ये कुछ रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए। आइए, कहते हैं यार दो सर्कल है, उनकी रेडियस 2:1 में है। एक सीधी सामान्य स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए, क्या होगा? देखिए भाई दो सर्कल है, सवाल में कह रहा है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ है 8। फार्मूला मत लगाना, आसानी से कर लोगे। और केंद्रों के बीच की दूरी है 10। केंद्रों के बीच की दूरी है 10। शायद रिजल्ट लगाया होगा तो मैं समझा भी दूंगा, जैसे यहाँ जी। तो कह रहा है ये डिस्टेंस जो है ये 10 है और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है 8। जब हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालते हैं तो फार्मूला ना लगा के दिमाग इस चीज पे दौड़ाया करो कि ये जो ट्रायंगल बनती है राइट एंगल बन जाएगी। तो ये 10 है तो ये 10 हो जाएगी, ये 8 है ये 10 है तो ये वाली लेंथ क्या आ जाएगी 6। यानी बड़ी रेडियस में से छोटी रेडियस घटाएंगे तो 6 आएगी। ट्रिपलेट लगा देंगे 6 8 10। अदरवाइज आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, है ना। फार्मूले भी शायद लिखवा दिए होंगे, हाँ ये दोनों फार्मूले भी यहाँ लिखे हुए हैं, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, ये ट्रांसवर्सल टेंजेंट का। अब हम सवाल पे आते हैं, हमें पता चल गया कि दोनों रेडियस का अंतर आ गया 6। तो दो रेख के बीच का अंतर 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो छोटी रेडियस 6 होगी, बड़ी 12, उसने छोटी पूछी तो आंसर हो गया डी। ठीक है बच्चे। अब देखिए यार अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, फिर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछे तो ट्वाइस ऑफ रूट आर इंटू आर। अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और उनकी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट उनके बीच में भी अगर कोई सर्कल है और वो सर्कल ऐसा है कि इस टेंजेंट को भी टच कर रहा है और इन दोनों सर्कल को भी टच कर रहा है, तो बेसिकली एक रिजल्ट बनता है 1/√c, यानी इसकी रेडियस इक्वल होगा 1/√a प्लस 1/√b। इस पे बड़े सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो इन रिजल्ट को ध्यान रखना। आइए भाई, कहता है यार x का मान निकाल के बताइए क्या होगा। तो आप शकल देख रहे हैं, वही चीज जोड़ रखी वही चीज घटा रखी, कंपोनेंट और डिविडेंडो करेंगे तो √5 जमा x ऊपर आया और √5 माइनस x नीचे आया। लग गया कंपोनेंट और डिविडेंडो। यहाँ 3 में 1 जोड़ा 4 और 3 में 1 गया 2, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2। अब हमसे x की वैल्यू पूछिए, या तो आगे हम इसे सोल्व कर लें वर्क करके फिर कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएं, या ऑप्शन देखते हैं 3 ले लेते हैं। तो 5 और 3 8 और 5 में 3 गया 2, तो 8 को 2 से भाग दिया 4, 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, यानी ऑप्शन ए सेटिस्फाई। आइए भाई, क्या था किसी बहुभुज के प्रत्येक शीर्ष पर एक बाह्य कोण का कुल योग क्या होगा। तो देखिए यार किसी भी पॉलीगन में सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल हमेशा ही 360 डिग्री होता है। सभी इंटीरियर एंगल का जोड़ n-2 इंटू 180, n1 जितनी नंबर ऑफ भुजा है। डायगोनल की जो संख्या होती है वो n इंटू n-3/2 होती है, विकर्णों की संख्या। देखिए यार कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, इस लाइन का स्लोप बताइए। तो हम इसे क्या करते हैं y = mx + c की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 4y यहीं रखते हैं, 7x माइनस का हो गया जमा 8। अब ये 4 यहां से उठा के अगर बटे में ले आए, 4 यहां पे भी रख दें 4, तो x का जो कोफिशिएंट है -7/4, ये मेरे बच्चे क्या हो गया स्लोप। तो -7/4 हो गया स्लोप। देखिए मेरे भाई सवाल ने कहा कि सिलेंड्रिकल स्टोरेज कंटेनर हैज ए बेस रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर। कहता है एक बेलनाकार ढांचा है और उसका आधार त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर, यानी बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि इट इज डिजाइंड विद सेक्शन हुज हाइट फ्रॉम एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम सेक्शन एंड रीचिंग टू 10 सेंटीमीटर टू द टॉप मोस्ट सेक्शन।
तो कहता है कि जो बेलनाकार हिस्सा है ना उसमें 5 सेक्शन है, जैसे आपने लोहे के ड्राम देखे होंगे तो उसमें कोई लाइन सी घूमती रहती है, तो ऐसे ऐसे 5 सेक्शनों में बांटा है। और सवाल में ये कह रहा है कि 5 सेक्शन ऐसे बांटे हैं कि भाई जो पहले वाले की हाइट है ना वो तो रखी 2, दूसरे वाले की हाइट रखी 4, तीसरे वाले की हाइट रखी है 6, फिर इसकी 8 और इसकी 10। आप कहेंगे ये तो नहीं लिख रखा। हाँ नहीं लिख रखा, लेकिन उसने ये कहा था कि 5 सेक्शन में बांटा है। 5 सेक्शन में बांटा और पहले वाला डाटा 2 है और आखिरी वाला डाटा 10 है। तो भाई 2 और 10 का डिफरेंस कितना है? 8। अब बीच में 4 गैप आएंगे तो 2 2 का डिफरेंस लेंगे, तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। ऐसी तो हाइट बटेगी। तो कुल मिला के इस बेलन की हाइट हो गई है पूरी। अब ये आंकड़ा छोटा है तो मन में जोड़ देंगे, नहीं तो एपी लगानी होती। तो देखो यार 6 4 10, 8 2 10, 10, यानी हाइट आ गई 30। 30 हाइट आ गई, बेस रेडियस आ गई 3। तो सवाल में हमसे पूछ रहा है कि आयतन बताओ। तो वॉल्यूम होगा पाई यानी 3.14, आर की वैल्यू 3, 3 का और 9, और एच की वैल्यू 30। देखो दोस्त, हम यहां से एक बात तो समझ सकते हैं कि 0 से एक डेसिमल कट के यहां आ जाएगा, यानी आंसर में दशमलव के बाद एक ही डिजिट आएगा, और सारे ऑप्शन में दशमलव के बाद एक ही डिजिट दे रखा है, तो मैं यूनिट डिजिट पकड़ूंगा। 3 निम 27, 7 आया, 7 चौक 28, 8 आया, यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट 8 होगा, और वो एक ही ऑप्शन था बी, तो यही मेरा आंसर होगा। आइए, कहते हैं एक समकोण वृत्तीय शंकु को इसके आधार के समानांतर एक तल द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया। इन भागों में से एक छोटा शंकु और दूसरा एक खंड फ्रस्ट्रम बचा। और कहता है जो खंड और छोटा शंकु इनके आयतनों का अनुपात है मेरे बच्चे 7:1, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? देखिए यार पहले फिगर से समझिए क्या कह रहा है सवाल। वो ये कह रहा है कि भाई इस तरीके से ना एक शंकु था। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ये एक शंकु है। कहता हमने इसे यहां से काट दिया। जब हमने यहां से काट दिया तो ये जो फ्रस्ट्रम है ना इसका वॉल्यूम है 7 और इस हिस्से का वॉल्यूम है 1। ऐसा सवाल ने कहा। तो मैं कहूं कि पूरे बड़े कोण का वॉल्यूम कितना हुआ? तो आप कहेंगे 8, और छोटे कोण का वॉल्यूम कितना हुआ? 1। तो इनके वॉल्यूम का रेशियो 8:1 है। तो मेरे बच्चे इनकी हाइट का, लेटरल हाइट का, रेडियस का रेशियो क्या होगा? तो आप कहेंगे क्यूब रूट होता है। तो 8 का क्यूब रूट 2 और इसका क्यूब रूट 1। तो उसने पूछा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, मतलब इसकी जो ऊंचाई होगी वो 2 होगी तो इसकी ऊंचाई होगी 1। तो ये हाइट 1 है तो ये वाली हाइट भी फिर कितनी बची? 1 ही बची। और उसने इनके खंडों की ऊंचाई, मतलब शंकु, छोटा शंकु और खंड की हाइट, तो उनकी हाइट का रेशियो हो जाएगा 1:1। इसमें एक दो रिजल्ट ध्यान से देखिए। जब भी बेस के पैरेलल इस तरह से काटता है तो इन टुकड़ों का जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा इनकी हाइट के क्यूब में होगा। मतलब ये कि इसका वॉल्यूम 1 का क्यूब होगा, 1 का क्यूब 1। इस पूरे का वॉल्यूम 2 का क्यूब 8 होगा, इस पूरे का वॉल्यूम 3 का क्यूब 27 होगा। लेकिन अगर वो टुकड़ों में वॉल्यूम पूछता है तो सीक्वेंस बनाना, 1 का क्यूब, अगले में 2 का क्यूब, -1 का क्यूब, 3 का क्यूब, -2 का क्यूब, 4 का क्यूब, -3 का क्यूब। इस सीक्वेंस को फॉलो करना होता है और कुछ नहीं। आइए, कहता है यार इफ द साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज डबल व्हाट हैपेंस टू इट्स एरिया। कहता है अगर हेक्सागन की भुजा को डबल कर दे तो एरिया क्या होगा? मेरे बच्चे एरिया जो होता है ना वो हमेशा वर्ग मीटर में आता है, वर्ग सेंटीमीटर में आता है। तो ये स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, जैसे ही ये वर्ग आता है ना ये अपने आप में डिफाइन करता है कि जितना गुना करोगे उसका वर्ग कर दो। 2 गुना कर रहे हो तो 2 का वर्ग करो, मतलब 4 गुना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सवाल ने कहा कि भाई एक होलो हेमिस्फीयर है, खोखला अर्धगोला है। तो ये खोखला अर्धगोला इस टाइप का होगा, ऐसे मेटल की कुछ मोटाई होगी, ठीक है जी। इस तरह से इंटरनल होगा और इस तरह से एक्सटर्नल। तो कह रहा है कि यार इंटरनल रेडियस स्मॉल आर की वैल्यू 7 है, तो कैपिटल आर की जो वैल्यू है 14 है, सॉरी 14, 14। कहता है वॉल्यूम बताओ। तो बड़े वाले गोले, अर्धगोले में से छोटे वाला अर्धगोला घटा देंगे, तो फार्मूला आएगा 2/3 पाई। पाई का मतलब पाई रखते हैं अभी, r³ - r³। लेकिन बड़ी चीज क्या है कि आप 14 का क्यूब और 7 का क्यूब करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। इसमें आप एक काम कर सकते हैं, इस 14 को आप चाहें तो 2r लिख सकते हैं, क्योंकि r की वैल्यू 7 है तो 14 को 2r लिख सकते हैं। तो अगर कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल 2r है तो क्यूब करेंगे तो 8r³ आएगा, और 8r³ में से r³ घटाएंगे तो यहां आएगा 7r³। और r की वैल्यू 7 थी तो 7 का क्यूब। पाई की वैल्यू 22/7 थी और ये 2/3। अब ये समझ में आ गया, 7 से 7 कट गया, नहीं बटे में 3 अभी भी जिंदा है। अगर बटे में 3 जिंदा है तो हर हाल में इस सवाल के आखिरी में या तो 3 आएगा डेसिमल में, या 6 आएगा। अब यहां एक ही ऑप्शन था जिसमें 3 है, तो ऑप्शन बी ही मेरा फिर आंसर होगा। लेकिन अगर सही महीने में बताऊं ना एज ए टीचर आपको, तो ये जो एससीजीएल वाला पूरा पेपर है ना जो 2025 वाला है,
इसमें उसने पाई की वैल्यू है ना, हर सवाल में 3.14 लेके सेट किया हुआ है। पूरा पेपर ही 3.14 पे सेट कर रखा है उसने। उसने कहीं पे भी पाई की वैल्यू 22/7 सेट ही नहीं करके चला है वो। ये सेट ही नहीं किया उसने, पूरा पेपर ही 3.14 पे सेट किया है। तो अगर आप 3.14 लोगे ना तो एक्यूरेट ये आंसर आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आप पाई 22/7 ले रहे हैं तो ये आंसर नहीं आ रहा, थोड़ा इससे ऊपर नीचे अप्रोक्सीमेट आंसर हो रहा होता है। लेकिन ऑप्शन दूर दूर है तो इसलिए मैंने ज्यादा टेंशन लिया नहीं, 3 वाला उठाया। आइए, कहता है स्टेचू दैट इज 1.6 मीटर इन हाइट इज पोजिशन ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्ट्रल। कहता है ये कोई पेडेस्ट्रल है, इसके टॉप पे मेरे भाई 1.6 मीटर हाइट की पोजीशन हमने सेटअप कर दी। फ्रॉम ए लोकेशन ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द स्टेचू मेजर 60 डिग्री, while the angle of elevation at the top of the pedestal from the same point is 45 डिग्री। कहता है यहाँ कोई पॉइंट है, इससे ना इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कहता है वो 60 डिग्री है, दिस इज 60 डिग्री बड़े वाला। और साथ के साथ कह रहा है कि भैया ये जो कहानी है ना ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है डिटरमिन द हेड ऑफ पेडेस्ट्रल, हाइट ऑफ पेडेस्ट्रल, तो हमें ये वाली हाइट निकालनी। तो देखो यार 45 डिग्री क्या रेशियो बनाता है, एक एक, यानी ये हाइट एक होगी तो ये वाली वैल्यू भी। 60 डिग्री क्या बनाता है, तो 60 डिग्री कहता है कि पूरी लेंथ अगर √3 है तो ये वाली लेंथ एक, तो बेस दोनों में इक्वल रखना, तो वो इक्वल आ भी गया। तो हम ये कह सकते हैं कि यार ये पूरी जो लेंथ है ना ये √3 और यहां से यहां तक की लेंथ है एक, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, तो आप कहेंगे √3 में से एक घटाएंगे, √3 - 1। तो √3 - 1 यूनिट जो है वो 1.6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक यूनिट की वैल्यू 1.6 अपॉन √3 - 1, और हमें एक यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो या तो आंसर इस पोजीशन में होगा या इसका परिमेयकरण किया होगा, दोनों ही बातें हो सकती हैं। अगर देखें कि परिमेयकरण किया है तो देखिए मेरे भाई परिमेयकरण करेंगे तो √3 + 1 से ऊपर, √3 + 1 से नीचे। अगर आप ऐसा करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा √3 + 1, लेकिन नीचे आ जाएगा a-b a+b, तो a² - b², तो √3 का और 3 में से एक या 2, और 16 को 2 से काटेंगे तो 0.8, तो आंसर आ जाएगा 0.8 के साथ, यानी ऑप्शन सी। कहता है 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता एक हवाई जहाज विपरीत दिशाओं में स्थित दो नावों के अवनमन कोण इतने इतने पाता है। कहता है यार ये 300 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, यहां से देखता है एक नाव को और एक नाव को यहां से देखता है, और जब देखता है तो उसे समझ में आता है कि भाई एक 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कहता है दोनों नावों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो आपको ये देखना 45 डिग्री रेशियो बनाएगा एक और एक, 30 डिग्री बनाएगा एक और √3, यानी हाइट दोनों की सेम आ गई। तो दोनों पॉइंटों के बीच की जो दूरी आ गई वो √3 + 1 है, और ये हाइट जो है वो एक यूनिट है, एक यूनिट की वैल्यू 300 है। तो ये वाली लेंथ क्या आ गई, 300 गुना √3 - 1। तो ऑप्शन डी मेरे बच्चे राइट आंसर है। वैसे भी √3 + 1 आनी थी और √3 + 1 कहीं दे नहीं रखी थी, एक ही ऑप्शन दे रखा था, तो मुझे वैसे भी डी पे ही पहुंचना था। देखिए यार सिंपल इंटरेस्ट में सवाल कहा, सवाल ने कहा क्या, सवाल ये कह रहा है कि मान लीजिए x रुपए हमने इन्वेस्ट किया 2 साल के बाद। कहता है x रुपए हमने इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए 5% की रेट से। तो यानी मैं ऐसे लिख देता हूं कि भाई x रुपए हमने इन्वेस्ट किया 5% की रेट से 2 साल के लिए, तो इतना ब्याज मिलेगा। और कहता है ये जो ब्याज है ये y रुपए, ये ब्याज जो है ये y रुपए। सेकंड केस में कह रहा है कि यार y रुपए को भी हमने इन्वेस्ट किया सेम 5% की रेट से 2 साल के लिए, y रुपए को इन्वेस्ट किया, तो यहां इंटरेस्ट है z। अब सवाल में मुझसे कह रहा है कि यार तुम XYZ में ना कोई संबंध निकाल के बताओ क्या होगा। देखिए लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो कहा है कि x रुपए पे 2 साल में 5% की रेट से ब्याज बना y, और y रुपए पे 5% की रेट से 2 साल का ब्याज बना z। तो मुझे रिलेशन बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को बटे कर ले देता हूँ, तो ये कट गया, y को y से करेंगे y² आया, x को z से करेंगे तो xz, और ये डायरेक्ट अपना ऑप्शन बी। देखिए यार सवाल ने ये कहा कि भाई 6 लाख रुपए का एक शैक्षिक कोर्स है, उस पर हम 9% ब्याज मिलता है, और फिर जो एनुअल इंटरेस्ट आता है उसको यूज किया जाता है 3 स्कॉलरशिप में, पहली स्कॉलरशिप इतने की, दूसरी इतने की, तो तीसरी बताओ कितने की। तो आप ये देखो 6 लाख का 9% एक साल में ब्याज कितना बनेगा, तो 9 × 54,000, तो यानी 54,000 ब्याज मिला, और इसी ब्याज से सारा गेम होना है। यहां दो स्कॉलरशिप में कितना पैसा बांट दिया, 22 और 18 40,000 बांट दिया, तो 54 में 40,000 अगर आप दे चुके हैं तो अभी कितना और बचा हुआ है, तो जवाब है 14,000, यानी ऑप्शन ए मेरे बच्चे राइट आंसर। बताइए मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा।
देखिए मेरे भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला रहता है ना, वो बेसिकली रहता है ए प्लस बी का होल क्यूब -3 ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। अब होगा क्या कि हमें ये चाहिए, ये ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी की वैल्यू 7, 7 का क्यूब 343। फिर ए इंटू बी करेंगे तो एक्स एक्स कट के 2 आएगा, तो 3 गुना ए इंटू बी आया 2, और ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 7। ये मेरे भाई मेरा आंसर है। यूनिट डिजिट देख रहे हैं सबके अलग है, तो यहां 7 दूनी 14, 4 4 3 12, यानी यूनिट डिजिट आया 2, और यहां 3, 3 में से 2 घटाया तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, और वो एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन बी। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन बी यहां करेक्ट आंसर है। आइए भाई, कहता है पेयर ऑफ शूज इज लिस्टेड एट रुपीज दिस, आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इट इज सोल्ड फॉर दिस। कहता है यार 800 रुपए का एक जूता है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का 612 में बेचा। पहला डिस्काउंट 10 है तो दूसरा बताओ। तो भाई पहला 10 का डिस्काउंट दे दोगे तो 80 का डिस्काउंट हुआ, तो 720 में चीज बेची। अब 720 के बाद एक डिस्काउंट और दिया होगा, फिर चीज बेची है 612 में। आपने कहा यार बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये देखना है कि यहां कितना डिस्काउंट दिया गया। तो दो तरीके, या तो ऑप्शन से, या आप ये देखा करो कि 720 से कोई चीज 612 हो गई, तो कितना वो डिस्काउंट है, तो रेशियो लिया करो। तो 12 6 72, 60 आया, 12 5 60, 12 कम 12 51 आया, 3 से काटेंगे 20 आया, और 3 से काटेंगे 17 आया। तो 20 से 17 माने 3 का डिस्काउंट, और 20 पे 3 का डिस्काउंट मतलब 15%, यानी 15% का डिस्काउंट दिया होगा। या फिर आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि कौन से ऑप्शन लेने पे यूनिट डिजिट 2 आएगा। जैसे 12 लेंगे तो 12 से तो पॉइंट में आएगा आंसर, 14 से भी पॉइंट में आएगा, और 18 से भी पॉइंट आएगा। क्यों क्यों पॉइंट आएगा? क्योंकि कोई भी परसेंटेज लोगे तो बटे 2 जीरो आया, एक ही जीरो तो कटा, एक जीरो अभी भी खड़ा रह गया। तो ये तो तब कटेगा जब इसको इससे गुना करके जीरो आए, और वो केवल 5 में ही जादू है, क्योंकि 5 को 2 से गुना किया जीरो। देखिए भाई, सवाल ने कहा कि बराबर क्षमता वाले दो बर्तन दूध और पानी से भरे हुए हैं। कहता है दो बर्तन है, दोनों पानी से भरे हुए हैं, दूध और पानी से। पहले वाले में जो मिल्क वाटर का रेशियो है दैट इज 2:3, दूसरे वाले में मेरे बच्चे जो रेशियो है 3:2 है। ये पहला बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है। यहां क्वांटिटी देखें तो 2 और 3 5, या 3 और 2 5, ये तो है ही इक्वल, तो कोई लफड़ा ही नहीं है। तो 3 2 5, 3 2 5, ये तो कहानी सेट हो गई, 1 1, क्योंकि उसने कहा था इक्वल मिलाना है, तो इक्वल पहले से ही दे रखा है। आओ भाई, कहते यार रेशियो बताओ। जब ऐसे सवालों का रेशियो निकालते हैं तो क्या क्या करो, या तो सबको डेसिमल में बना लो, या फिर सबको परसेंटेज में बना लो। जैसे इसने कहा कि भाई ए का 40%, बी का 0.5, 0.5 का मतलब बना कि भाई बी का 50%, 50/100 डेसिमल 0.5 ही तो बना। और सी का 1/4, तो 1/4 होता है 25%। अब रेशियो निकालना बहुत आसान होगा, देखिए कैसे। परसेंटेज सारों में कट गया, 5 से काटेंगे, 5 8 40, 5 दही 50, और 5 5 25। अब आ गया 8 10 और 5। तो अब क्या करना है, आपको 8 5 10 का एलसीएम लेना है। तो आप कहेंगे 8 10 5 का एलसीएम तो 40 आएगा। तो बस ये सोचिए कि ए को किससे गुना करें 40 आए, 5 से, मतलब 5 को 8 से किया 40, 4 मतलब 10 को किससे करें 40 आए, 4 से, और 5 को किससे करें 40 आए, 8 से। तो अनुपात आ गया 5 4 8, यानी ऑप्शन सी। देखिए यार, कह रहे रिटेलर है, उसने अपने आर्टिकल पे 60% ज्यादा कीमत लिखी। 60% का मतलब बना भाई 3/5, यानी 5 में चीज खरीदी थी तो 3 ज्यादा मतलब 8 कीमत लिखी। फिर कहता है 2 डिस्काउंट दिया, एक 25% का, 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 से 1 का डिस्काउंट देके 3, फिर 10%, 10 से 1 का डिस्काउंट देके 9 में चीज बेच दी। तो यानी चीज इतने में खरीदी तो इतने में बेची। निपटाओ यार इसे, 4 दूनी 8, 2 से काटा 5। तो हम कह सकते हैं कि यार 25 में चीज खरीदी है तो 27 में बेची है। तो लाभ कितने का हुआ भाई, 2 यूनिट का। 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 160 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 80। तो 25 यूनिट कितना, 25 गुना 80, 25 8 200, यानी 2000। तो ऑप्शन ए। देखिए भाई, सवाल ने ये कहा, कहता है कि एक सर्कल है, उस सर्कल की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर, और उसमें एक कोड है जो सेंटर से 6 सेंटीमीटर दूर है। ये कोई कोड है, ये सेंटर से कहता है 6 सेंटीमीटर दूर है, मतलब ये वाली लेंथ दे रखी है 6, रेडियस मेरे बच्चे 10 दे रखी। तो ट्रिपलेट होता है 6 8 10, तो ये 10 है, ये 6 है, तो ये कितनी आई 8, और ये 8 है तो ये भी 8 होगी। तो कोड की लेंथ आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। देखिए दोस्त,
ये 2401 को आगे से ध्यान भी रखना, 2401 7 की पावर 4 होता है और 49 का वर्ग होता है ना, ध्यान रखना इस बात को। 6400 तो बिल्कुल सिंपल है, 80 का वर्गमूल आया, मतलब इसका वर्गमूल, ये 49 का वर्गमूल आया, 80 में 49 घटाएंगे तो आया 31 गुना 1/4, 31/4 करेंगे तो 4 8 32, 8 से पूर्ण कम, मतलब 0.25 कम, यानी ए ऑप्शन। देखिए यार, यहां आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा, जैसे 5776 है तो वर्गमूल निकालने की ट्रिक सिखाई थी, यहाँ 6 किससे आता है, या तो 4 से आता है या 6 से आता है, इन दो को काट दो। अब ये किसके वर्ग के पहले आ रहा है, तो आप कहेंगे 7 का वर्ग, 49 और 8 का वर्ग, उनके बीच में आ रहा है, यानी या तो ये 74 का होगा या 76 का होगा। अब 7 8 कितना हुआ, 56। अब ये देखो, ये 56 से बड़ा है, हाँ अगर बड़ा है तो आंसर 76 होगा। अब आते हैं मेरे बच्चे 4761 को। भाई एक किससे बना होगा, ये वर्गमूल आता है ना, वर्गमूल निकालना, तो आप कहेंगे यार या तो 1 से बना होगा या 9 से बना होगा, 2 डिजिट काटते हैं। अब ये किससे बड़ा है, तो आप कहेंगे 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 6 से बड़ा है, यानी 6 और 7 के बीच में, तो या तो 61 का होगा या 69 का होगा। अब 6 गुना 7 करेंगे 42, तो 42 से बड़ा आया ये, तो फिर बड़े वाला आंसर यानी 69। देखो भाई 70, 7 ये आया, गुना 1/2, मतलब ये तो 3.5 आया, यानी ऑप्शन ए। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों 18 तारीख का शिफ्ट। नमस्कार, आपको उम्मीद है मजा आया होगा। और भाई अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो मैं बस आपसे एक ही चीज कहूंगा, और चाहे तो इसको इससे को आगे को काट भी दें, कि भाई कोई भी नया बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसे आप कैरियर ऐप के बारे में बता सकते हैं, मेरे बैचेस के बारे में बता सकते हैं। थैंक यू।